नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर। आज हम थर्ड पार्ट में 41 से 60 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 है, N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3 अभिक्रिया में कोटि है। ठीक है ना, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और NH3 अगर आपका गैस का निर्माण हो रहा है और उसमें उत्प्रेरक कौन सा है, यहाँ पर प्लेटिनम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सी कोटि है, शून्य कोटि है पहला, दूसरा है द्वितीय कोटि है, तीसरा है प्रथम कोटि है और चौथा है तृतीय कोटि है। तो कौन सी कोटि का अभिक्रिया होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी अभिक्रिया में गैस भाग ले रही है, अभिकारक क्या होगा, गैस होगा। तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, या किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा है, धातु उत्प्रेरक का, तो उसकी जो कोटि होती है वो कौन सी होती है, शून्य होती है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 में उत्प्रेरक प्लेटिनम है या आयरन है, तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आर्हेनियस समीकरण का सूत्र है, यानी प्रश्न संख्या 42। आर्हेनियस समीकरण का सूत्र है, ए दे रखा आपके पास K इक्वल्स टू ई ए डिवाइड बाई आर टी, बी है K बराबर ए ई की पावर ई ए बाई आर टी, सी है K इक्वल्स टू ए लॉग बेस 10 ई ए बाई आर टी। ठीक है ना, ई ए लॉग बेस 10 की पावर क्या है, ई ए बाई आर टी, और डी है आपके पास के ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो आपके पास ये प्रश्न आपका KBS PGT में भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो है K बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए आर्हेनियस समीकरण का सूत्र है, तो आपने क्या लिखना, आर्हेनियस समीकरण का सूत्र K बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। ठीक है, ए क्या है, ए है आपके पास आर्हेनियस नियतांक, ई हमारी बेस वैल्यू है, ई ए होता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी क्या टेम्परेचर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ए दे रखा है यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बी है सेकेंड इनवर्स, सी है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स और डी है सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो आपका यह सही होगा। ठीक है, इस अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोटि की अभिक्रिया का मात्रक कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, यानी क्वेश्चन नंबर 44, अभिक्रिया की आणविकता निम्न में से संभव नहीं है। तो कौन सी है ऐसा ऑप्शन जो अभिक्रिया की आणविकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है शून्य, बी है 1, सी है 2 एंड डी है 3। तो जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती है, तो इसका ए क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती 1, भिन्नात्मक नहीं होती 2, ऋणात्मक नहीं होती 3 और 3 से अधिक संभव नहीं होती है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो रही होगी उसमें जितने भी अणु भाग ले रहे होंगे उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता ना तो कभी शून्य होती है, ना कभी ऋणात्मक होती है और ना कभी 3 से अधिक होती है, और भिन्नात्मक भी नहीं होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, शून्य कोटि के अर्ध आयुकाल का सूत्र है। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो अर्ध आयुकाल होता है टी हाफ होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन है आपके पास 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, दूसरा है 0.393 डिवाइड बाई के, थर्ड है 0.693 डिवाइड बाई के,
एंड फोर्थ है 0.591 डिवाइड बाई के। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। क्या होता है? शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपके पास। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 नैनोमीटर से कम, बी ऑप्शन है 1000 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर से अधिक, सी है आपके पास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोलाइड विलयन के कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वो हमारा वास्तविक विलयन के कण का आकार होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा तो ये निलंबन विलयन के कण का आकार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कितना होता है तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिटर्जेंट व साबुन होता है। तो डिटर्जेंट और जो साबुन होता है वो किस प्रकार के कोलाइड होते हैं? बहुआण्विक आणविक कोलाइड होते हैं, बी ऑप्शन है बृहद आणविक कोलाइड होते हैं, सी है संगुणन कोलाइड होते हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं। ए क्या है? बहुआण्विक कोलाइड, बी बृहद आणविक कोलाइड, सी है संगुणन कोलाइड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डिटर्जेंट और साबुन होता है उसमें क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक कण, कम से कम 70 कण आपस में मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं। तो इसे हम कौन सा कोलाइड कहेंगे? संगुणन कोलाइड कहते हैं। कौन सा कोलाइड होता है? संगुणन कोलाइड या सहचारी कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो डिटर्जेंट व साबुन संगुणन कोलाइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 48, FeOH होल थराइज, FeOH होल थराइज कोलाइडी कण होते हैं, यानी फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड कोलाइडी कण होते हैं। पहला ऑप्शन है धनावेशित कोलाइड, दूसरा है ऋणावेशित कोलाइड, तीसरा है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो FeOH होल थराइज कोलाइडी कण होता है यह एक धनावेशित कोलाइड का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है एक अगला प्रकार का प्रश्न कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलयन में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाने पर यह स्कंदित हो जाता है, क्यों? तो आपने क्या लिखना है? फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनावेशित कोलाइड होता है। जैसे ही इसमें NaCl विलयन मिलाया जाता है तो NaCl में उपस्थित क्लोरीन आयन FeOH के धनावेशित को क्या कर लेते हैं? कम कर देते हैं, जिसके कारण FeOH के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण कर देते हैं, जो कि स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव कहते हैं, बी है अपोहन कहते हैं, सी है स्कंदन कहते हैं, या डी है ब्राउनी गति कहते हैं। तो कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सर्वप्रथम अध्ययन किया था और देखा था, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ऑप्शन है अपोहन, दूसरा है स्कंदन, तीसरा है पेप्टिकरण, चौथा है टिंडल प्रभाव। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? टिंडल प्रभाव होगा, क्योंकि आकाश का रंग नीला होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। वायुमंडल में क्या होते हैं? पानी के कण होते हैं, और पानी के साथ साथ में कुछ धूल के कण भी उपस्थित होते हैं, जो कि प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर लेते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आकाश का रंग नीला होने का कारण टिंडल प्रभाव होता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास, ऋणावेशित सॉल को स्कंदित करने की 51 ऋणावेशित सॉल को स्कंदित करने की अधिकतम क्षमता है।
पहला है Mg2+ मैग्नीशियम 2+ का, दूसरा ऑप्शन है सोडियम प्लस, तीसरा है एल्युमिनियम 3+, और चौथा है डी है यानी SN4+। तो कौन सा है ऐसा आयन जो ऋणावेशित सॉल्ट को स्कंदित अधिक मात्रा में कर सकता है? तो देखो, मैग्नीशियम तो 2 नेगेटिव को स्कंदित कर सकता है, सोडियम एक ही नेगेटिव को स्कंदित कर सकता है, एल्युमिनियम तीन ऋणावेशित को स्कंदित कर सकता है, और टिन 4 ऋणावेशित को स्कंदित कर सकता है। तो अधिकतम क्षमता किसकी होगी? SN4+, यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो हार्डी सोल्जर ने नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसके संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर SN की जो हमारी संयोजकता है वो 4+ है, एल्युमिनियम की 3+ है, मैग्नीशियम की 2+ है और सोडियम की 1+ है। तो जिस पदार्थ की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो SN4+ की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्न में द्रवस्नेही कोलाइड का उदाहरण है। पहला है गोल्ड सॉल्ट, दूसरा है रक्त, तीसरा है FeOH होल्थराइज, और चौथा है स्टार्च गोंद। तो जो द्रवस्नेही कोलाइड होता है वो होता है स्टार्च और गोंद। ठीक है ना। स्टार्च गोंद ये अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें 3 तो अलग होंगे, चौथा स्टार्च होगा या चौथा क्या होगा? गोंद होगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि गोंद और स्टार्च दोनों ही कैसे होते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास, रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता का मान अधिकतम होगा। तो जिस पदार्थ की स्वर्ण संख्या का मान क्या होता है? कम होता है, उसकी रक्षण क्षमता का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो पहला यहां पर देखो, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण संख्या का मान कितना है? यहां पर है स्वर्ण संख्या का मान 0.005, बी है स्वर्ण संख्या बराबर 0.05, सी है स्वर्ण संख्या बराबर 6, और डी है स्वर्ण संख्या बराबर 20। तो कौन सा सही आंसर होगा? जिसकी स्वर्ण संख्या का मान कम होता है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो ए आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। यहाँ पर स्वर्ण संख्या का मान कितना है? 0.005 है। तो इसका मतलब इसकी रक्षण क्षमता का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, हेमेटाइट का सूत्र होता है। हेमेटाइट का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए है Fe3O4, बी है FeS2, सी है Fe2O3, और डी है FeCO3। तो हेमेटाइट यानी आयरन के 2 अयस्क होते हैं ऑक्साइड में। ठीक है। एक होता है Fe2O3, दूसरा होता है Fe3O4। तो आयरन के 2 अयस्क होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। H पहले आता है, इसको मतलब आयरन की संख्या क्या होगी? कम। M बाद में आता है, H मतलब हेमेटाइट, M मतलब मैग्नेटाइट। तो M बाद में आता है, इसका मतलब Fe की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है ना। तो अगर आपसे हेमेटाइट का फॉर्मूला पूछा जाए तो Fe2O3 क्या होता है? हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है। तो सी आपका सही आंसर होगा। और Fe3O4 क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। ठीक है ना। यानी ए का अगर पूछा जाए मैग्नेटाइट का सूत्र है तो आपने क्या लिखना है? ए वाला सही आंसर होगा, Fe3O4। और हेमेटाइट में क्या होगा? में पाए जाने वाला यानी भूप्रपटी में बहुलता या अधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला धातु है। कौन सा धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, बी सोडियम, सी कोबाल्ट, और डी एल्यूमिनियम। तो आपका डी आंसर सही होगा। यानी एल्यूमिनियम भूप्रपटी में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला पहला धातु होता है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है भूप्रपटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 56, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण करने की विधि है। सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण करने की विधि है। तो कौन सी विधि है जिसके कारण सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है? ए है फेन प्लवन विधि, बी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी है निस्तापन विधि, या डी है निक्षालन विधि।
तो फेन पलोन विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो आपका ए आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि FeS2 को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो आयरन सल्फाइड है यानी सल्फर है उसमें, तो उसको भी शुद्ध करने के लिए फेन पलोवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए PbS को शुद्ध करने के लिए या सांद्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपने क्या लिखना है, फेन पलावन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेड सल्फाइड है PbS, ठीक है, गैलेने के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 57। अयस्क को वायु की उपस्थिति में धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो कहलाता है। ए वर्जन कहलाता है, बी निस्तापन कहलाता है, सी निक्षालन कहलाता है, या डी अपचयन कहलाता है। तो अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता तो उसे हम वर्जन विधि कहते हैं। और अगर वायु की अनुपस्थिति में धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन विधि कहते हैं। अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वर्जन विधि, और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन विधि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, अयस्क को कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना कहलाता है। यदि अयस्क को कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। ए है वर्जन कहलाता है, बी है निस्तापन कहलाता है, सी है प्रगलन कहलाता है, या डी है निक्षालन कहलाता है। तो अयस्क को कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना प्रगलन कहलाता है, मल्टिंग मेथड कहलाता है। 9 है आपके पास, बॉक्साइट किसका अयस्क है। पहला ऑप्शन है आयरन का, दूसरा है कॉपर का, तीसरा है एल्यूमिनियम का, चौथा है जिंक का। तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है ना। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O या .XH2O, 2H2O लिखो या XH2O लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके पास, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, या तीसरा है स्टील, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है उसे हम कहते हैं पिटवा लोहा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए लोहे का अशुद्धतम रूप कहलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ढलुआ लोहा कहते हैं, पिग आयरन, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 60 तक अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में अगले प्रश्न पत्रों के साथ।